के लिए जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जोरदार तालियां आ रही है बच्चे सभी लोग जोरदार तालियां कर तालियां। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पे सबसे पहले सभी लोगों को मेरे से शुभकामनाएं। और ऐसे वीर सपूत जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी, अपना सब कुछ त्याग किया, उनके लिए मैं हृदय की गहराई से सत सत नमन करता हूँ। आज के इस भव्य प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित हमारे एडीएम साहब लोग, जिले के एसडीएम साहब, पूरे ब्रिगेड परिवार के सभी लोग, यहाँ पे आए हुए प्यारे बच्चे, हमारे जनपद के बहुत ही अग्रणी और जो भी जनपद की समस्याएं हैं उनको बहुत ही प्रखर रूप से रखने वाले मीडिया बंधुओं, भाई और बहनों, अभी कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से और एक हमारा युवा था, उसने बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे भाषण भी दिया। उसने बताया कि स्वतंत्रता और चीज़ें क्या हैं, और बचपन में गाने के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्रेस किया कि देश के विभिन्न खंडों में क्या हमारी भूमिका है, लोगों की क्या भूमिका है। उस पर थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा। गवर्नमेंट की बात है, जैसा पता है कि देश बहुत सालों तक हमारा गुलाम रहा और विभिन्न तरीके के लोग आए यहाँ पे, उन्होंने अपने अपने तरीके से राज किया। जैसा पता है कि भारत छोड़ने की क्रिया कहा जाए करता था और लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और देश को इस स्थिति में ले गए कि इस देश का हर युवा, हर वर्ग उनसे प्रताड़ित हुआ, पीड़ित हुआ और फाइनली एक बार अपना देश पूरा एकजुट हुआ और उन्होंने नारा दिया कि हमको देश की आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और आज के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप देखेंगे कि विभिन्न तरह के आंदोलन हुए, सदियों तक आंदोलन चले, सालों तक चले और देश का हर व्यक्ति, युवा, यहाँ तक कि महिलाएं, सीनियर सिटीजन, गरीब, अमीर, किसान, सेना, सब जुड़ी एकजुट होकर हम लोगों ने आज़ादी पाई। एक समय तक थोड़ा पीछे आएंगे आप लोग, तो जो मैं देख पाता हूँ कि कोई भी चीज़ें होती हैं तो सामान्यतः हम ये कहते हैं कि इससे हमारा क्या वास्ता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है पता है कि जो व्यक्ति आता है तो शुरुआत तो किसी एक व्यक्ति से करता है, लेकिन एक समय के साथ साथ पूरे व्यक्ति को कब्जा कर लेता है। जैसे ब्रिटिश आए थे तो उनका व्यापार के लिए आए, एक वर्ग था, उसको लगा कि मेरे हित है उसको नुकसान होगा, दूसरा वर्ग कहा कि इससे मेरा नुकसान नहीं है तो मैं इस चीज़ को लेकर निपट हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब देश हित की बात आए, देश की अखंडता की बात आए, देश की संप्रभुता की बात आए, तो उस पर हम सब लोग एक हैं। कोई भी शक्ति हो उसको हम लोग एक करके निपटते हैं और निपटना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि संगठन में बहुत ही शक्ति होती है और जब तक हम संगठित हैं तभी तक हमारी अखंडता और संप्रभुता बनी हुई है। आप देखेंगे कि जो आज़ादी के जो हम तरह से स्टेप्स को देखते हैं, तो आंदोलन की बात की जाए तो कई चरणों में आंदोलन हुए। एक धर्म दल था, एक धर्म दल था। कुछ लोग ऐसे थे कि उनको लगता था कि नहीं अन्याय हो रहा है तो उसका तुरंत जवाब दिया जाए। कुछ लोग ऐसे होते थे कि प्लानिंग से काम करते थे। दोनों चीज़ें काम की, दोनों का असर रहा। लेकिन थोड़ा सा ये देखा जाए कि संगठन की बात कही जाए कि जो संगठन में ही दम है,
तो एक समय था कि जो अपने यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी, देश को कैसे आज़ाद किया जाए, जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश पे शासन कर रहे हैं उसको से बाहर किया जाए। तो एक बहुत ही छोटा सा गुट था जिसमें बहुत ही कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और डिस्कशन होता था। तो एक सामान्यतः रूम तक या 2-4 न्यूज़पेपर की लाइनों में आके समाप्त हो जाया करता था, क्योंकि सब लोगों को सहभागिता नहीं थी, सब लोगों को संविधान नहीं था। तो जो मैंने अध्ययन किया, जो मुझे पता चला कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो उनको लगा कि देश का हर व्यक्ति जब तक देश के आंदोलन से नहीं जुड़ेगा तो शायद आज़ादी मिलने में उनको टाइम लगेगा। आपने देखा होगा कि जहां आप जाएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, वो कहेगा कि गांधी जी यहाँ भी आए थे। और लकीली मैं एसडीएम था एक तहसील में, तो मैंने ट्राई किया कि जो तहसील का इतिहास का रहा है उस पर कुछ काम किया जाए। तो उस एरिया के कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी यहाँ भी आए थे। अब जब गांधी युग आया तो उन्होंने देश के हर व्यक्ति को जोड़ा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बौद्धिक वर्ग हो। और कई सारे आंदोलन हुए, बीच बीच में विराम भी लगा, लेकिन उसको आप दूसरे तरीके से देखते हैं तो विराम नहीं था, वो प्लानिंग थी, वो स्ट्रेटजी थी, जिसमें अगला कदम क्या होगा उसमें बनता था। सामान्यतः देखेंगे कि 5 साल 10 साल का जो गैप था उसमें देश के लोगों को एकजुट करना, बताना कि कितने प्रताड़ित लोग हैं। और देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि समय यह था कि अपने लोग ही थे लेकिन एकजुट नहीं थे। जो भी कॉन्स्टेबलरी थी, जो भी आर्म फोर्सेस थी, वो हमारे लोग थे और हमारे लोग में इतनी फूट थी कि अपने में ही हम एकजुट नहीं थे, आपस में लड़ते भिड़ते थे। और कई आंदोलन को देखेंगे तो जब लास्ट में ये हुआ कि बीच बीच में आंदोलन हुए तो कभी कभी लगा कि बस हम लोग आज़ाद होने वाले हैं, लेकिन नहीं मिल पाई। उसके पीछे रीज़न ये रहा कि पूरा देश एकजुट नहीं था, छिटपुट भागों में हमको डिमांड थी। लेकिन बाद में जब ये हुआ कि करो या मरो का नारा मिला तो पूरा देश एकजुट था, यहाँ तक कि जो आर्मी थी, जो नेवी थी, उसने भी आंदोलन किया। तो मेरा कहने का आशय चीज़ों से यह है कि जब तक हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमारे देश की अखंडता को, हमारी प्रभुता को अछूता नहीं कर सकती है। और सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि देश सेवा क्या है, तो लोगों में ये भावना होती है कि जब हम बहुत बड़े पद पे जाएंगे, जब बहुत ही बड़े मास को लीड करेंगे, तब हम देश की सेवा करेंगे। चाहे कुछ लोगों के दिमाग में ये भावना होती है कि हम सेना में जाएंगे, हम आर्म फोर्सेज में जाएंगे, चाहे पुलिस में जाएंगे, तब देश सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप जिस कैपेसिटी में हो, आप एक किसी कार्यालय के सफाई का काम करते हैं, किसी कार्यालय के बाबू का काम करते हैं, किसी कार्यालय के अध्यक्ष हैं, कोई भी हो, जिस कैपेसिटी में है, जो भी अपना काम करते हैं, वही देशभक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत पहले आपने पढ़ा होगा कि टचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। लोगों में भेदभाव जात पात के आधार पे, धर्म के आधार पे हम लोग करते थे, तो इसको दूर किया गया। और हम लोगों ने देखा है कि जब छोटे थे तो ये बहुत ही डीपली इन्वॉल्व था, खास करके जो गांव हैं, जो रिमोट एरिया के शहर हैं, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता था कि उसको नहीं छूना है, उसके पास नहीं जाना है। इससे बेकार स्थिति, इससे बेकार सोच किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है। और आज के समय में हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि सामान्यतः चीज़ें कहीं भी नहीं मिलती हैं। देश
अग्रसर हुआ, देश विकसित हुआ, देश विकास की ओर है, और ये चीज़ें बहुत ही पीछे छूट गई। जब हम कार्य करते हैं किसी कार्यालय में, तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ें। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम इस क्षेत्र से आते हैं, इस जाति से आते हैं, इस वर्ग से आते हैं, इसको छोड़ के काम करें। जो भी आपके पास ऐसा व्यक्ति आता है जो नीडी है, जो पीड़ित है, उसको यदि सहायता करते हैं, उसको उसका अधिकार दिलाते हैं, उसकी पीड़ा को समझते हैं, तो समझिए कि देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। और देश के जो सपूत हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में अपनी बलिदानी दी, उसको सबसे बड़े श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप। सामान्यतः मैं 2 चीज़ों को कोट करता हूँ, कहीं मुझे मौका मिलता है तो, कि लोगों को कैसे समझा जाए, बेसिकली कि किसी की पीड़ा को कैसे समझा जाए। तो लोगों ने पढ़ा होगा सामान्यतः, तो 2 वर्ड आते हैं, यदि आपको याद होगा बहुत लोगों को। एक होता है कि सिंपैथी, कि मैं आपसे सिंपैथी रखता हूँ। दूसरा वर्ड होता है एम्पैथी। तो खास करके जो हम लोग, जो भी इस प्रशासनिक सेवा में जो भी व्यक्ति है, चाहे ऐसा जो भी व्यक्ति है जो कि लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जब तक एम्पैथी की भावना नहीं आएगी, वो लोग सेवा नहीं कर पाएगा। तो इसमें अंतर क्या है, थोड़ा एक लाइन बताऊंगा मैं आपको। सिंपैथी को यदि डिफाइन किया जाए तो ये होता है कि ठीक है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो मुझे दुख होगा कि बहुत ही पीड़ित हो, आपको ऐसा पीड़ित नहीं होना चाहिए, और आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ये एम्पैथी, ये सिंपैथी है कि मैं बहुत ही आपसे सिंपैथी रखता हूँ। लेकिन जब एम्पैथी की बात आती है, तो उसमें कहा जाता है कि उस व्यक्ति के जूते में अपने पैर को डालिए, तब सोचिए, तो उसकी पीड़ा समझिए कि उसकी पीड़ा क्या है। तो लगेगा कि नहीं ठीक है, इस व्यक्ति की पीड़ा बहुत ज़्यादा है और इसकी पीड़ा को दूर करना है मुझे। और होता क्या है कि कुछ चीज़ें रूटीन चीज़ें हैं हमारे लिए, आपके लिए रूटीन चीज़ें होती हैं कि कोई व्यक्ति आया, लेकिन उसके लिए समझिए कि पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। ये कहा जाए कि कई पीढ़ियाँ उस चीज़ को पाने के लिए लड़ाई की, मर मिट गई, मुकदमे चले, तहसीलदार कोर्ट, SDM कोर्ट, DM कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ तक चला। और सामान्यतः देखा हमने कि मैं पिछली जगह काम करता था, तो कुछ वहाँ पे इशू थे, तो लोग बोलते थे कि सर ये चीज़ें इनके पिताजी ने ली थी, पिताजी को नहीं मिल पाई, पिताजी बूढ़े हुए, पिताजी मर गए, बेटे ने ट्राई किया, बेटा भी बूढ़ा हो गया। तो होता क्या है कि एक बेसिकली ये कहा जाए कि हम लोगों की कमी है कि हमारे एक डिसीजन नहीं लेने से, चाहे हमारे डिसीजन को टालने से, चाहे थोड़ा सा कहीं हिच रखने से कि मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, यदि आपका इंटेंशन सही है तो कभी गलत नहीं होता है, आप हमेशा सही करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और है कि नॉर्मली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही कोट है कि कभी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। और एक कहावत है कि प्रवर्ब है कि आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि आग के बदले यदि आग निकालेंगे हम तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो सामान्यतः कुछ आदर्श हैं, आदर्श इनको कोई दर्शन पड़ेगा। तो हम लोग एक सेवा में रहते हैं, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट किया जाए तो आदमी 30 से 35 साल की सेवा देता है, चाहे किसी कारण से आता हो, चाहे बाबू से लेकर चाहे आईएएस अधिकारी हो, तो 30 से 35 साल सेवा करता है। और 5-6 आदर्शी हैं जिस पे काम किया जाए तो समझिए कि पूरी सेवा अच्छे से निकलेगी और आप सुखी रहेंगे। एक छोटी सी बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं टाइम पास करूँगा, चाहे किसी से इरिटेट होऊंगा, किसी से झगड़ा लड़ाई करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, यदि आपका बिहेवियर, वर्किंग स्टाइल, चाहे बात करने का तरीका, कंडक्ट ठीक नहीं है, तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपकी फैमिली है, जो घर है, आपके जो मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी आपका बिहेवियर वही रहेगा। क्योंकि आदमी ड्यूल कैरेक्टर बहुत देर तक नहीं खेल पाता है, बहुत ही रेयर होता है कि आप दोहरे चरित्र को निभा सकें। तो आज के इस अवसर पे मेरे सभी लोगों से गुजारिश है, सभी लोगों से एक तरह से अपील है कि जो अपना कार्य है उसको ठीक से करें। समाज का कोई व्यक्ति है उसको हम न्याय दिलाएं,
जहाँ तक हो सके उसकी सेवा करें और जो भी हमारे हाथ में है उसको कर दें। यदि किसी व्यक्ति को कभी सामान्यतः ये लगता है कि जो मैं करूँगा उससे फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, तो इसके लिए भी आप देखेंगे, कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसी ने यदि NCERT पढ़ी होगी तो उसका जो फर्स्ट पेज शुरू होता है तो वहाँ पे एक पेजर, 1 पेजर लिखा हुआ है कि एक गांधी तलिस्मान कहते हैं उसको, तो गांधी जी का जो तलिस्मान, गांधी जी की ताबीज़ कहते हैं, तो बहुत चीज़ें लिखी हैं उसमें, लेकिन जो जिस से बताऊँगा मैं आपको, तो उन्होंने ये लिखा था, उसमें ये लिखा है कि कभी आपको ऐसा लगे कि कोई डिसीजन लेने के आप कोई डायलेमा हो, कोई आप नहीं ले पा रहे हो, कोई निर्णय लेने में आप लगता है कि इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले सोचिए कि वो व्यक्ति जो सबसे लास्ट कतार में खड़ा है उससे इसको फ़ायदा होगा क्या। ये लगता है उसको फ़ायदा होगा तो लेकिन वो है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को देखते हुए देखिए अपने देश में अंत्योदय का कॉन्सेप्ट आया। अंत्योदय मतलब कि वो व्यक्ति जो लास्ट लाइन में खड़ा है उसका उदय करना है हमको, इसके लिए कोई नहीं, उसका उदय करना है। बहुत ही प्रयास हुए और इस समय हम कह सकते हैं कि हम लोग इस स्थिति में हैं, हमारा देश इस स्थिति में है कि किसी तरह की समस्या हो, किस तरह की चुनौतियाँ हों, किस तरह के चैलेंजेज हों, हम उसका सामना आराम से कर सकते हैं। और अभी तो हम लोग जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छे तरीके से उभरे हुए हैं, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे हमारी वैश्विक नीतियाँ हो, कहीं भी हम लोग विफल नहीं रहे। तो ये सब जो हमारा आपका सभी लोगों का एक तरह से कलेक्टिव विजडम है, कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, उसी का प्रयास है, उसी का नतीजा है। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को आज के इस शुभ अवसर पे, स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।